बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की। बात होगी इमरान खान साहब के उस धरने की, उस कॉल की जिसकी गुज़िश्ता 1.5 माह 2 माह से, जब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलटा गया, जिस हुकूमत को गिराया गया, तब से उन्होंने मुल्क भर में जलसों का ऐलानात किए, जलसे किए, बड़े बड़े दावे किए। और जब उन दावों का वक्त आया, इमरान खान साहब पेशावर से वो जलसा लेके आगे रवाना हुए और फिर हमने देखा कि डी चौक पर दमादम मस्त कलंदर हुआ। राना सनाउल्लाह जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर बड़ी सख्त पॉलिसी अपनाई और जारहाना पॉलिसी उठाते हुए और उसका इस्तेमाल करते हुए देखा कि जिस तरह कारकुनान पर शेलिंग हुई और शेलिंग होने के बाद जिस तरह इस पूरे वफाकी दारुल हुकूमत का माहौल तब्दील किया गया, तो लग यही रहा था कि ये कोई जंग का माहौल है। ऐसे में इमरान खान साहब तमाम रुकावटें उनके कारकुनान उबूर करके डी चौक पहुंचे तो उन्हें दूसरे दिन इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिर धरने की कॉल क्यों तब्दील हुई? G11 पे ऐसा क्या हुआ कि खान साहब 2.5-3 घंटे के लिए चले गए, वापस आए और जब धरने से पहुंचे तो यू टर्न क्यों लेना पड़ा? इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी मौजूदा हुकूमत के उन दावों की कि जैसे बार दावे किए गए थे कि साबिका हुकूमत इमरान खान साहब के दौर पर तनकीद की जाती रही और कहा गया कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो वज़ीर आज़म चोर है। तो आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि यकदम 30 रुपए कीमतें बढ़ाई गई और मजीद 30 रुपए बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में IMF का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। IMF जिनसे आपने कर्ज लेना है, जो कि कहा जाता है कि गुज़िश्ता हुकूमत के मुआहिदे किए गए थे, उन मुआहिदों के तहत तमाम चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो साथ ही बिजली, पेट्रोल और अशिया खुर्दनोशी की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो रहा है और मौजूदा इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है तो अफराद ज़र की शरह तकरीबन 17.11% हो चुकी है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। कहाँ है हुकूमत और कहाँ है हुकूमती अराकीन? इस हवाले से भी बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी इसराइल के हवाले से कि जिस तरह इसराइल में एक जो प्राइवेट वफ्द है उसने दौरा किया और अब दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमती वफ्द अराकीन भी उसमें शामिल थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी, गोया कि उसकी तनकीद हो चुकी है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड सईद अनवर साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और इमरान खान साहब के देराना साथी हैं। आपका बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। माय प्लेजर सर। कर्नल साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जब आपसे बात हुई थी तो आपने धरने से मुतालिक बड़ी अहम पॉलिसीज़ भी जो आपके चेयरमैन उनसे मुतालिक आपने वजाहत की थी। अब ये फरमाइएगा कि 25 मार्च का जो धरना था, मई का सॉरी, वो हो गया। इमरान खान साहब पेशावर से निकल आए, आगे हमने देखा कि जो डी चौक पर हुआ, ये तो पूरी दुनिया ने देखा जो हुकूमत ने किया। लेकिन इमरान खान साहब ने जो यू टर्न लिया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो कारकुनों को बड़ी मायूसी हुई। तो पहले तो ये बताइएगा, इस तवील सफर में ऐसा क्या हुआ कि खान साहब को वापस लौटना पड़ा? साकिब भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो खान साहब ने जो प्लान किया 25 मई का जो आज़ादी मार्च, उसके लिए आपने देखा कि मुल्क के तूल अर्ज़ से तमाम जो सपोर्टर्स थे PTI के, अवाम, हर सतह के से, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो उसमें शामिल हुए। खान साहब ने उसको लीड किया KPK से और वहाँ से वो एक बड़ा काफ़िला लेके आए। उसके बाद आपने ये देखा कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके वज़ीर दाखिला ने वो ब्रूटैलिटीज़ दिखाई हैं जो हिस्टोरिक हैं। आज से पहले दिन तक कभी इस तरह की ब्रूटैलिटीज़ पाकिस्तानी इनोसेंट और पीसफुल नेशन के ऊपर और गैदरिंग्स के ऊपर नहीं हुई। उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह से देखें इसको रोकने की कोशिश की। इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया। लाहौर में आपने देखा कि इन्होंने जगह जगह पे कंटेनर्स लगाए, रावी का ब्रिज इन्होंने बंद किया। और उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ी ब्रूटैलिटी ये हुई कि पुलिस की, सनाउल्लाह की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पुलिस ने हमारे एक वर्कर को पुल से नीचे फेंका और वो रिवर रावी में गिरा एंड ही डाइड लेटर ऑन। उसके बाद आपने देखा कि हमारे 5 लोग टोटल में शहीद हुए, कुछ की टांगें टूटी, कुछ के ऊपर इन्होंने रोड के ऊपर इन्होंने शीशे लगाए, रोड के ऊपर इन्होंने कील लगाए, इन्होंने वो लेज़र जो रेज़र वायर है वो लगाई। उसके बाद इन्होंने जो इट इज़ द मोस्ट क्रिमिनल एक्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाज कि इन्होंने वो टॉक्सिक टीयर गैस शेल्स चलाए जो कि दहशतगर्दों के ऊपर चलाए जाते हैं, एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी वोलेटाइल सिचुएशन के जब वो दहशतगर्द किसी क्लोज्ड विसिनिटी में हो
उनके ऊपर चलाए जाते हैं और वो 2 मिनटों में उनको काबू कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो किया, जो नॉर्मल टीयर गैस के शेल्स थे वो तो लोगों ने बर्दाश्त किए, लेकिन उसके बाद ये जो टॉक्सिक टीयर गैस के जो शेल्स थे, इन्होंने ना सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को, हमारे मर्दों को इतना ज़्यादा वो किया कि हमारे लोग जो है उसमें काफ़ी सारे बीमार हुए सर। और कई लोगों ने अपनी वहाँ पे ये अपनी सेंसेस भी खोए। अब उसके बाद सर ये जब खान साहब ने पूरे मुल्क से काफ़िले आ रहे थे और वो डी चौक की, मैं ख़ुद उस वक़्त श्रीनगर हाईवे के ऊपर मौजूद था, रात को 12 बजे तक वहाँ रहा। उसके बाद मैं 12:30 के करीब 1 के करीब में डी चौक में गया, वहाँ पे भी इनकी शेलिंग जारी थी। और इतने जिस तरह से इन्होंने थ्रू टीयर गैस शेल स्मोक स्क्रीन बनाई, इतनी स्मोक स्क्रीन, थिक स्मोक स्क्रीन कभी जो है वो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर भी नहीं बनाई जाती। अच्छा। इट वाज सच अ ह्यूज। उसके बाद सर इन्होंने जो हमारे लोग गिरफ्तार किए, ख़वातीन को गिरफ्तार किया। मैं यास्मीन राशिद साहिबा का आपने देखा कि शी इज़ अबाउट 72 ईयर्स एंड शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। उनको इन्होंने जिस तरह से घसीटा, हमारे लोगों को जब गिरफ्तार किया तो पुलिस ने प्लायर के साथ इनके नेल्स खींचे। वी हैव द वीडियोज़ एंड वी आर कीपिंग इन व्यू ऑल दिस। लोगों के अंदर एक गुस्सा था, एक लोगों के अंदर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बड़ी नफ़रत थी। उन सारी चीज़ों को इमरान खान साहब ने सेंस किया एंड देन ही सेड कि मेंटल शैकल्स ऑफ द स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन बाय द नेशन। इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने जब पूरे सीन को देखा तो वो लोग अपने आपे से बाहर हो रहे थे। और हमारा ये खान साहब का ये ख्याल था कि अगर ये डी चौक में हम चले गए तो ये लोग कुछ ऐसी यानी जिस तरह से जोशीले लोग हैं, जोश में हैं, ये कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड उन्होंने अपनी सोच विचार की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 6 दिन के बाद दोबारा आएंगे, सो दैट दे गिव सफिशिएंट टाइम टू द गवर्नमेंट टू रिज़ाइन एंड डिज़ोल्व द असेंबलीज़। अगर वो 6 दिनों के अंदर नहीं करते तो इंशाअल्लाह ताला हम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से आएंगे। चलें जी, जितनी आपने बात की है, यकीनी तौर पर आप उस काफ़िले का हिस्सा थे, इमरान खान साहब के साथ थे और आपने तमाम मनाज़िर अपनी आंखों से देखे हैं और उन तमाम चीज़ों को आपने करीब से महसूस भी किया और उस बड़ी अहम जो मीटिंग्स रही उसका हिस्सा भी रहे। अब सवाल यह है कि जब बतौर लीडर खान साहब ने जो फैसला सेकेंड डे डी चौक पर आके लिया, जहां अब हमने देखा कारकुनों पर, जैसे आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि खान साहब रास्ते में ही कहीं जो कश्मीर हाईवे श्रीनगर जिसे हम हाईवे कहते हैं अब, वहीं स्टे कर जाते, वहीं ये फैसला कर लिया जाता या मुख्तलिफ जगहों पर धरने दे दी जाते? आपने अपने कारकुनान की शहादत की बात की, ज़ख्मी होने की बात की, लेकिन वो जो पुलिस एहलकार जो शहीद हुआ उसका जिक्र हमें नज़र नहीं आया। आपकी क़यादत की तरफ से भी कोई उसकी हमने देखा कि कोई अफसोस नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह रही फिर? देखिए साकिब भाई, पहली बात तो ये है कि खान साहब जो है ना, वो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। उनके ज़हन में ABCD देयर आर नंबर ऑफ प्लान्स विद हिम। उन्होंने ये देखा कि अगर मैंने इस प्लान के साथ आगे गया तो अवाम का जोश, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था और आपके भी TV चैनल्स के लोग वहाँ पे मौजूद थे, दे मस्ट हैव सीन कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा और नफ़रत थी कि अगर हम खान साहब अगर उनको ले जाते वहाँ पे तो बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होनी थी। लेकिन लोग तो सर मौजूद थे ऑलरेडी उधर। नहीं सर, वो तो बहुत कम लोग थे। दे वर अबाउट उस वक्त भी हज़ारों यानी लाख के करीब लोग थे, लेकिन जो हमारा पीछे से काफिला आ रहा था वो तो मिलियंस में आ रहा था। तो हमने ये सोचा, खान साहब ने ये सोचा, उन्होंने अपने साथियों से मशवरा भी किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको फ़िलहाल इस मार्च को हम रोकते हैं यहाँ पे और इनको 6 दिन का टाइम देते हैं, बिकॉज अगर हम आगे जाएंगे तो लाइकली ये है कि हमारे जो जवान, हमारे जो जोशीले सपोर्टर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने से खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसलिए उन्होंने उसको फॉर द टाइम बीइंग कॉल ऑफ किया और उन्होंने 6 दिन बाद का टाइम दिया। और दूसरा उसके अंदर जो उनके चूँकि वो खुद देख रहे थे, उन्होंने हर चीज़ को इस तरह से वो प्लान करने के बाद 6 दिन के टाइम के ऊपर उन्होंने दोबारा, ये तो हो गया सर, लेकिन वो जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ जिसके बच्चे यतीम हुए, उस पर आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड? सर अभी हमारा तो स्टैंड ये है कि हमने हमेशा चादर चार दीवारी का बड़ा उसको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। नहीं सर, माज़रत के साथ आपको फिर कराची में मरीम नवाज के कमरे में जब दाखिल हुई थी एजेंसीज के लोग, तब आपकी हुकूमत थी, तब भी चार दीवारी का तकद्दुस जैसे पामाल किया गया था। नहीं सर, वो देखें हमने कभी, जब एक तो ये है कि यू शुड हैव अ वैलिड रीज़न एंड इंस्ट्रक्शंस एंड वारंट्स टू अरेस्ट समबडी, और दूसरा ये है कि किसी के घर में घुस के कोई बंदा उसको गिरफ्तार नहीं करता। जिस तरीके से आप देखें रात को 2 बजे अगर एक बंदा आपकी दीवार फलांग के अंदर आएगा तो वो हाउ वुड यू रिएक्ट?
आपको क्या पता कि सिविल कपड़ों में है, पुलिस है या कोई और है, वो अंदर से है। उन्होंने, वो मेजर साहब ने उस वक्त ही थॉट दैट समबडी इज इंट्रूडिंग इनसाइड, तो उन्होंने उसके ऊपर वो अपने डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में उन्होंने, लेकिन सर वो वर्दी में था। नहीं, वर्दी में सर नहीं पता चलता ना, रात के अंधेरे में 2 बजे जब बंदा एक दीवार फलांग के अंदर आता है तो नोबडी नोज। और वर्दी वाले का भी कोई काम नहीं है सर कि वो 2 बजे रात को दीवार फलांग के अंदर जाए और बगैर, मतलब आप कहते हैं कि ये गलत हुआ, उन्होंने फायर सही मारा? जी बिल्कुल गलत हुआ, नहीं उनको फायर भी नहीं करना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ठीक, लेकिन सेल्फ डिफेंस में कहते हैं कि सबसे पहले गोली आपने टांग पे हिट करनी है, और आप तो फौज में रहे, तो ये तो बड़ा क्लियर वाज़ेह है कि जब भी कभी भी आपने अटैक करना है सबसे पहले गोली पैर पे मारनी है। अगर आपको डिफेंसिव पोजीशन पे ज्यादा आना पड़ा ऑफेंसिव पे तो फिर आप फायर मार सकते हैं स्ट्रेट। तो ये आपको लगता नहीं कि बड़ा गलत टाइमिंग्स थी इन चीजों? साकिब भाई, जब आप किसी के घर के अंदर दीवार फलांग के जाते हैं और आप उसको, उस वक्त जो घर के अफराद हैं वो किस पैनिक में होते हैं ये वही जानते हैं। उस पैनिक के अंदर जब इंसान रिटेलिएट करता है तो इट डज नॉट रियली मीन कि वो टांग के ऊपर ही गोली मारेगा। आई एम श्योर कि उन्होंने भी कोई ऐसा मतलब कोई इम्पोर्टेंट उसके ऊपर फायर नहीं किया होगा, बट स्टिल ही फायर्ड। और अनफॉर्चुनेटली वो फायर जो है उनको ऐसी जगह के ऊपर लगा, पुलिस के कांस्टेबल को, कि जहाँ पे वो उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हुई एंड लेटर ऑन ही डाइड। तो लेकिन सर ये एक है कि किसी के घर के अंदर जाना जाती है, जब घर के अंदर आप चले जाते हैं फिर सेल्फ डिफेंस में समबडी फायर्स बैक और कुछ भी करता है वो उसका राइट है सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब जरा मुझे ये फरमाइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के चले हुकूमत चली गई, 6 दिन का टाइम दिया गया, अब पॉलिसी क्या नज़र आ रही है? क्या 6 दिन तो ऑलमोस्ट जो टाइम दिया गया था 25 के बाद, आज आपसे जो मेरी बात हो रही है आज 31 मई है और 6ठा दिन आज का दिन मुकम्मल हो जाता है, तो खान साहब क्या 1 जून को लेके निकलेंगे या फिर मजीद कोई आगे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? साकिब भाई, खान साहब ने जिस तरह कहा कि 6 दिन का टाइम दिया, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि जी हम ठीक 6 दिन के बाद ही आएंगे। ठीक है, इसको 7 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है। और खान साहब ने जो इसको, जो महीना भी हो सकता है जी, नहीं महीना किसी सूरत नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन नेवर बी 6 days और 7 days, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद हमने अभी, चूंकि हमने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, हाई कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि तमाम जो प्रोटेस्टर्स और डेमोन्स्ट्रेटर्स आ रहे हैं उनको आप अरेस्ट नहीं करेंगे, दे विल रिमेन पीसफुल, और आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। ना सिर्फ उनको अरेस्ट किया गया बल्कि उनके ऊपर टॉक्सिक टीयर गैस शेल्स, नॉर्मल टीयर गैस शेल्स चलाए गए, उनके ऊपर पैलेट्स गन भी चलाई गई, और उसके बाद उनको फिजिकली पकड़ के मैन हैंडल भी किया गया। हमारे लोगों के नाखन जो है वो प्लायर्स के साथ उन्होंने, पुलिस वालों ने खींचे। द वीडियोज़ आर ऑल अराउंड इन पाकिस्तान। तो ये सारी जो सूरत हाल हुई है, इसके बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम चले गए हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट किया कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और तो फैसला आ गया है जी। तो अभी वो हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वो करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हम अपने पीसफुल निकलेंगे। पहले भी खान साहब ने कहा कि किसी बिल्डिंग को, किसी दरख्त को, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे, और नुकसान पहुँचा भी नहीं। हमने बिल्कुल बड़ी एहतियात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ें वो की हैं, किसी एक चीज़ को नुकसान हमने नहीं पहुँचाया। अब इसके बाद जो आएगा वो भी हमारा 100% पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और पीसफुल मार्च हमारा होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई हर्डल्स क्रिएट की तो इस दफ़ा हम उन हर्डल्स को तोड़ेंगे, और अगर हमारे सपोर्टर्स जो हैं उनको कुछ कहा गया, उनको अरेस्ट किया गया, तो हम अगेन वी विल रिवर्ट बैक टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो उस टाइम के ऊपर जो कुछ हमसे रेजिस्ट हो सका हम वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो होगी आपकी कारकर्दगी और आपकी परफॉर्मेंसेज जो आप लोग करते रहे हैं कि धरना होगा, कैसे होगा, इमरान खान से पॉलिसीज आपने बता दी। अब थोड़ी सी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये का यकदम इजाफा किया गया है। हुकूमत तो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि IMF से आपकी हुकूमत ने जो मुआहिदा किया था उसके तहत तो पेट्रोलियम की जो मसनूआती कीमतें हैं वो 250 रुपये होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास ऐसा कौन सी जादू की छड़ी थी कि जो मुआहिदा किया भी आप लोगों ने, लेकिन उसको आप लोगों ने तो नहीं बढ़ाया, तो मौजूदा हुकूमत उसको बढ़ा रही है, तो वो जादू की छड़ी क्या थी आखिर? साकिब भाई, खान साहब ने जब IMF के साथ सारे मुआहदे किए हैं तो उसको, आपको पता है कि व्हेन वी वर टेकिंग ओवर दिस गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट PMLN की, तो इकोनॉमी वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। उस वक्त हम IMF के पास गए, हम अपने फ्रेंड कंट्रीज़ के पास भी गए, वहाँ से भी हमने मदद ली, उनके पास भी। IMF ने जो हमारे ऊपर कंडीशंस लगाई, खान साहब की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी जो उनकी देखें बात है, वो अवाम के लिए बोलते हैं, अवाम का वो उनके दिल में दर्द है। उन्होंने IMF वालों ने कहा कि जी आप इसकी प्राइस बढ़ाएं पेट्रोल की और बाकी बिजली की, लेकिन उन्होंने 150 के ऊपर ला के उसको फ्रीज़ किया। और उस वक्त जब उन्होंने 150 के ऊपर उसको फ्रीज़ किया, उस वक्त हमने जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी हमारी हिस्ट्री की,
उसमें से हमने मुख्तलिफ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमें डिविडेंड दे रहे थे उसमें से पैसे निकाले और हमने उधर वो डाइवर्ट किए टू गिव दी सब्सिडी टू दी नेशन। अब जब ये गवर्नमेंट आई है तो अब हमारे साथ अगर हमने वो एग्रीमेंट किए थे सर, तो हम उन एग्रीमेंट के बावजूद अगर उसकी पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे तो हम सर्वाइव कर रहे थे एंड वी वर सर्वाइविंग वेरी वेल। इसके बाद ये जो गवर्नमेंट आई है, ये चूँकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके स्टेक्स अपने कुछ नहीं है, इनको डिक्टेशन चाहिए, दे आर दी पपेट्स ऑफ दी US गवर्नमेंट, और उनके ये जो वो कहेंगे ये वो करेंगे। उन्होंने कहा कि जी आप ये IMF को माने तब आपको हम आगे चलने देंगे, पैसे देंगे, वरना नहीं। इन्होंने 30 रुपये बढ़ाया, जो हिस्ट्री में आज तक कभी इतना बड़ा पेट्रोल की प्राइस में वो नहीं हुआ। इनके वही मिफ्ता इस्माइल जो कहते थे और इनके बाकी जितने भी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते थे कि 70 रुपये का लीटर पेट्रोल होना चाहिए जब हमारी गवर्नमेंट थी। अब उसके बाद अब फिर इन्होंने, मिफ्ता साहब ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी 245 रुपीज़ का होना चाहिए। तो अभी वो ये आस्ता आस्ता अभी इसको 180 पे ले गए हैं 30 रुपीज़ की करके। अभी नेक्स्ट मंथ में दे हैव अनदर प्लान्स कि ये 30 रुपये और बढ़ाएंगे। इसके बाद अभी ये बिजली के ऊपर तकरीबन 7 रुपये यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो ये तो उनसे डिक्टेशन ले रहे हैं बिकॉज इनका सर्वाइवल नहीं है इसके बगैर। ये करप्ट लोग हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, दोज हु आर 70% ऑन बेल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो ये किस तरह से इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस है, ना इनकी कोई बात सुनता है, ना इनके ऊपर किसी का ट्रस्ट है। इसलिए वो इनको कह रहे हैं कि जी आप ये बढ़ाएं, और ये बिल्कुल पपट्स जिस तरह मूव करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, उस तरह से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये IMF की तरफ से महंगाई का जन आ रहा है, मौजूदा हुकूमत पे जा रहा है। जैसे आपने अच्छा ब्रीफ किया है कि जाहिर सी बात है आपकी हुकूमत थी, ये तो हम भी मानते हैं और यकीनी तौर पर मानने वाली बात है कि जिस हुकूमत ने एग्रीमेंट किया था वो अगर 150 पे लाके फ्रीज करके सब्सिडी देकर मुल्क और कौम के जो मुहाफिज हैं उनको भी महफूज कर रही है, पाकिस्तान की जो कौम है उसको महफूज कर रही है, उसको अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही थी, रियायत दी जा रही। लेकिन अब ऐसा फार्मूला क्या हुआ, मुझे ये फरमाइएगा। घी की कीमतें आपकी हुकूमत में भी बढ़ी और जब साबका हुकूमत गई थी तकरीबन 250-300 रुपये का जो है वो लीटर किलो घी था और इतना ही तेल था, लेकिन आज वो कीमतें 600-650 रुपये को अबूर कर गई हैं। तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, तमाम चीज़ें क्योंकि पेट्रोल से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों ने जो आपके वज़ीर ख़जाना गुजरे हैं उन पर बहुत तनकीद हुकूमत करती रही थी। आज जब ये इतनी महंगाई हुई है तो आपकी अपनी जो जमात है वो क्यों खामोश है, उसकी तरफ से वो शोर क्यों नहीं आ रहा? अगर आप अपोजिशन में थे, अगर आप पार्लियामान में होते तो क्या बेहतर तरीके से इशू नहीं उठाया जा सकता था? क्योंकि सारा इशू इस वक्त आप लोगों ने लगाया हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत पर। अवाम की आवाज़ ऐवान में बैठे इन वज़रा या वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँच पा रही है, वो जिम्मेदारी तो सर फिर आप लोगों ने मिस कर दी। शाकिब भाई, जो आपने पहले बात की है कि घी की कीमतों में और बाकी कमोडिटी आइटम्स में जो इंक्रीज़ हुआ हमारे दौर में, वो आपने देखा कि जो कोविड-19 जब आया, इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, द इकोनॉमिक क्राइसिस वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसको 2.5 साल हमने उसको फेस किया। हमने अपने मुल्क के अंदर जो लोग गरीब लोग थे, जो मिडिल सोसाइटी के लोग थे, उनको भी हमने लुक आफ्टर किया। उसके बाद गरीब लोगों में हमने पैकेज भी दिए, जो हमारा पैकेज उनको पैसे दिए गए एहसास प्रोग्राम के तहत। फिर उसके बाद हमने सर उसके बावजूद हमने किसानों को बेहतरीन पैकेज दिए। हमने सारा कुछ वो किया इसलिए कि हम वो जो 2.5 साल का एक वो था, वो उसको हम कंट्रोल करना चाहते थे। 2.5 साल की इकोनॉमिक क्राइसिस, जितनी मैक्सिमम सब्सिडी हो सकती थी किसी भी आइटम्स के अंदर वो गवर्नमेंट ने दी। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर लोगों के राशन बना दिए गए कि अगर आप इतने खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट। करप्शन भी आपके दौर में बड़ी हुई यूटिलिटी स्टोर में सर, बहुत करप्शन हुई है। आपके अपने चेयरमैन के दोस्त जुल्करनैन साहब जो चेयरमैन थे यूटिलिटी स्टोर के, उन पर बड़े इल्ज़ामात लगे, शवाहिद आए, उस वक्त के MD पे बड़े आए, वो बात अलग के बाद उनको फारिग किया गया। शाकिब भाई, जो एक तो ये है कि जितनी करप्शन हमारे मेगा लेवल की करप्शन हमारे किसी भी इदारे में हमारी गवर्नमेंट के टेन्योर में नहीं हुई। जो निचले लेवल की करप्शन है सर, इट टेक्स टाइम टू एलिमिनेट अप टू दी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाकर। अब ये छोटी छोटी करप्शंस होती हैं। अगर ये सिस्टम हमारे को चलने दिया जाता, हम लोगों को लुक आफ्टर भी करते, हम लोगों को पेट्रोल भी सस्ता देते, बिजली भी सस्ती देते, हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करते, तो ये करप्शन के रास्ते हमने रोकने थे। हमने मेगा लेवल की करप्शन रोकी। देखें 2-3 जो काम हुए उसमें खान साहब के बड़े करीबी जो लोग थे, उनको खान साहब ने बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाया, डिसीजन किया और उनको बरे किया, बिकॉज उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी कि इन्होंने करप्शन की है। तो हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। हम किसी सूरत किसी करप्शन को जो हमारे नॉलेज में आती है
हम उसको किसी सूरत नहीं छोड़ते और ना ही आइंदा इंशाअल्लाह ताला छोड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सी ये बात कर लेते हैं इसराइल के दौरे के हवाले से। बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है इसराइल के दौरे के हवाले से भी। तो इसराइल की जब बात की जाती है, और इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने अपने दौर में भी बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा था, और यकीनी तौर पर हम नहीं भूल सकते जनाब मरहूम जनरल हमीद गुल साहब के वो अल्फाज कि जब कोई इस मुल्क में कोई ईमानदार लीडर जब आवाज़ उठाएगा तो इसराइल के ठेकेदार बहुत सारे भी हमारे सामने आएंगे। तो इमरान खान साहब ने हमेशा अमेरिका की ग़ुलामी की नामंजूरी के नारे लगाए, अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए, जो हमें नज़र भी आए कि अब इम्पोर्टेड हुकूमत की जब दावे किए जाते हैं आपकी जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से या आपके लोगों की जानिब से, तो उसके ख़िलाफ़ फिर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी नज़र आती हैं। इसराइल का दौरा एक निजी वफ़द ने किया, तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आपकी हुकूमत की जानिब से तनकीद तो हुई है, बहरहाल आपके सॉरी हुकूमत कह रहा हूँ, आपकी पार्टी की जानिब से भी। जी शाकिब भाई, हमारी जो पॉलिसी है ना वो बहुत वाज़ेह है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी नंबर ऑफ टाइम्स बताया, खान साहब ने भी बताया कि देयर कैन नेवर बी अ क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल अनलेस दे गो बैक टू दी प्री 1967 लेवल, और जब तक उनको आज़ाद नहीं करते, दिस इज़ द वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ऑफ PTI सर। हम ये जो बातचीत है, ये हमें कुछ अर्सा पहले पता था कि इनका डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ है, लेकिन हम उसके ऊपर देख रहे थे कि अभी किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, क्या वहाँ पे लेके आते हैं, क्या बातचीत करते हैं। लेटर ऑन जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जो इजलास हुआ, उसमें 26 मई को जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं आइजक हेरज़ोग, उन्होंने ख़ुद बताया कि ही वॉज वेरी प्लीज्ड to meet Pakistani delegation of expatriates because it was a very, very wonderful and amazing experience, because nobody has ever visited the Pakistani national has never visited the Israel. अब उसके अंदर आप आगे चलते हैं तो उसमें नाम आते हैं, एक अनीला अहमद का नाम आता है, हुज़ अ US नेशनल, और वो वहाँ पे पॉलिटिक्स और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके शी इज़ वेरी क्लोज टू मरियम नवाज़ ऑल्सो। उसके बाद अहमद कुरैशी साहब हैं, वो हमारे PTV के सिटिंग एक एम्प्लॉई हैं जो स्टेट मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो गए साथ, वहाँ पे उनका NOC किसने दी? सर वो NOC गवर्नमेंट ने दी है। नहीं तो आपको लगता है कि देखें, ये जब स्टेट लेवल का बंदा जो सरकारी मुलाजिम हो, शायद आप क्योंकि आप एक इदारे के साथ कनेक्ट रहें, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ऐसा ज़रूरी होता है कि जब कभी भी कोई सरकारी बंदा अगर अब्रॉड जाएगा तो इसे इदारे से बाकायदा NOC लेना होती है, उसे बताना होता है वो कहाँ जा रहा है, उसके ट्रैवलिंग के क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्यों जा रहा है, क्या एडवांटेजेस दे सकता है। तो जब आप जिसका नाम ले रहे हैं, तो क्या उसने नहीं किया होगा ये सारा कुछ? साकिब भाई देखें, मैं यही तो आपसे बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनकी अपनी कोई से नहीं है। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द USA। ये पपट्स हैं उनके, वो स्ट्रिंग्स जो हिलाते हैं ये उसके मुताबिक चलते हैं। अभी आप देखें कि ये जो अहमद कुरैशी का, इन्होंने खुद से अहमद कुरैशी को फैसिलिटेट किया है सो दैट ही गोज देयर, बिकॉज ये अमेरिका का प्रेशर है। आप देखें सर, जो तो फिर ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। ये सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक इशू उठाया है, जब तक मामला पॉलिटिकल सिचुएशन पे रहता है, क्योंकि जो बात आप कह रही हैं बड़ा इल्ज़ाम है और ये बड़ा गहरा इल्ज़ाम है। अगर शायद मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। अगर इसमें हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है, गोया कि किया होगा, वो तो एक हो गया जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन जहाँ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ फॉरेन ऑफिस, क्योंकि जब फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हो गया तो फॉरेन ऑफिस में आपका सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो गया, आपका एडिशनल सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो गया, वो तमाम स्टाफ इन्वॉल्व हो गया जिसने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की है। तो इनके खिलाफ तो कानूनी इदारे खुले हुए हैं। तो आप लोग अगर ये कह रहे हैं, अगर मैं समझ रहा हूँ आप सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो सेक्रेटरी को फिर क्या कानूनी रास्ते के तहत अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता? साकिब भाई थोड़ा सा पीछे आपको मैं बताऊंगा। एक जो 2020 में अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ, जिसमें UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये 4 कंट्रीज जो है ना, इनकी एक डील जो है ना, इसको ब्रोकर किया USA ने। ठीक है। वो उन्होंने उसके बाद उन्होंने इनको कहा कि जी आप इनके साथ पीसफुल रिलेशंस रखें। उसके बाद उन्होंने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया और वो इनके वो ताल्लुकात हुए। उसके बाद इन्होंने जो जॉर्डन और इजिप्ट, दे आर ऑलरेडी मेंबर ऑफ दिस अब्राहम अकॉर्ड, जो कि 2020 में हुआ USA में। उसके बाद ये जब अभी ये जो गवर्नमेंट आई है ना सर, अभी आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अमेरिका है
उसका हम ये कहते हैं कि जो इजराइल को हम कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट इजराइल अदरवाइज वेरी क्लोज टू यूएसए। तो यूएसए वांट्स के तमाम मुस्लिम उम्मा के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, वो इजराइल को माने, और वही एक कड़ी है जो इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इन्होंने डिक्टेट किया। वरना मुझे ये बताइए कि जब इतनी इफेक्टिव स्टेट मशीनरी मौजूद है तो अहमद कुरैशी कैसे इजराइल का वीज़ा लेके कैसे जा सकते हैं, अनलेस the government and the machinery is not involved in it. They were definitely involved in it. वो क्यों गए, कहाँ गए? अगर मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ कि अगर ये खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान अगर एक बंदा कोई विजिट करता तो इनके लाइमलाइट में आता, तो ये इन्होंने पहले भी हमें बहुत ख़राब किस्म के वो अलकाबात दिए हुए हैं, ये हमें और लकब से। अब इसके ऊपर एक एहसन इकबाल साहब की एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। दे शुड एटलीस्ट टेल द नेशन कि ये जो बंदा अहमद कुरैशी गया है, इसके डॉक्यूमेंट्स को किसने फैसिलिटेट किया, किसने इसको अलाउ किया, कैसे इसने इजराइल का वीज़ा लिया, और एंड हाउ डिड ही गो देयर बीइंग अ सिटिंग एम्प्लॉई ऑफ द स्टेट मीडिया। ये बात तो इनसे पूछने वाली है ना सर, हम भी पूछेंगे वक्त आएगा। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि सेक्रेटरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं सर, आप किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पूरी मशीनरी है इसके अंदर, इट इज़ नॉट जस्ट वन मैन। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि और एक और जस्ट मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी आप देखें कि मौलाना जो हमारे फजलुर रहमान है, वेयर इज़ ही? उम्रे पे हैं सर। तो वो उम्रे पे है, वहाँ पे भी उनके प्लान्स हैं जो वहाँ पे इबादत को तो आप उसमें ना शामिल करें सियासत में। नहीं, इबादत नहीं है सर, वो उम्रे के लिए ज़रूर गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी लाइकली ये है कि उनकी मुलाकात वहाँ पे इजरायली डेलीगेशन से होगी। मैंने आपको बताया कि दे आर दी पपेट्स ऑफ यूएसए। Saudis allowed to come Israel? I don't know they allow or not, but they have the plans to meet पाकिस्तान के अंदर। ये वहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे तो आपको पता है मौलाना का पहले भी कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो फिर और उसके ऊपर तो इसलिए इन्होंने किसी थर्ड कंट्री में जाके किया। वहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बट देयर आर प्लान्स कि फजलुर रहमान साहब भी जाके उनको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इमरान खान साहब की बात हो रही है और आपने बड़ा कहा कि अगर छोटी सी कोई बात इनकी लाइमलाइट पे आ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक ऑडियो लीक हुई जिसमें मतलब ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू है आसिफ अली जरदारी साहब से, गोया कि इमरान खान का पूरा नाम नहीं ले रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि खान साहब के पैगाम आ रहे हैं और कहा जा रहा है कोई मामला, कुछ इस तरह की बात की जा रही है। इस पर तरदीद आ गई है आपकी जमात की जानिब से, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा वैलिड इसका आंसर भी किया है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप किस तरह देख रहे हैं ये प्रोपेगेंडाज आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मार्च से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब कर रहे थे, कॉल आई थी और उस कॉल में शाह महमूद कुरैशी साहब को हिदायत देने की कोशिश की जा रही थी, तो खान साहब ने कहा था कि कॉल बंद कर दें, सारा मामला ख़राब हो जाएगा। फिर वो आवाज़ भी वायरल हुई जिसमें कहा गया कि आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रैप करेंगे। ये जो आप ऑडियो लीक हुई है मलिक रियाज की, और जिसमें उन्होंने बताया कि वो आसिफ अली जरदारी से बातचीत कर रहे हैं, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारा डे वन से स्टांस है कि ये चोर हैं। ठीक है, ये दे आर दी करप्ट माफिया, दे आर दी लूटर्स एंड प्लंडरर्स ऑफ पाकिस्तान। हम किसी सूरत में भी इनकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते। व्हाट टू टॉक ऑफ आस्किंग जरदारी साहब के जी हमें रेस्क्यू करें या हमें एनआरओ, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। और दूसरी बात ये कि अभी एक ऑडियो लीक हुई है चंद दिन पहले, जिसमें मोहतरमा मरियम पुरानी है, जिसमें वो मीडिया को वो कह रही है कि मैं मीडिया को कंट्रोल करूंगी। इट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा। देखें, इस वक्त खान साहब की जो पर्सनैलिटी है उसको भी ये दाग लगाएंगे, ये और भी बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे, लेकिन ये कभी सवाल नहीं पैदा होता कि जरदारी साहब से या किसी और बंदे से खान साहब कहें कि जी हमें एनआरओ लेके दें या हमारी निगोशिएशन। एक थोड़ी सी गलती हुई है, मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे, क्योंकि जिसने भी ऑडियो लीक किया है उसके लिए ये मेरा पैगाम भी समझ लें, क्योंकि हमेशा जब ऑडियो लीक की जाती है या तो फिर ये खान साहब की ऑडियो लीक करते कि वो मलिक रियाज से बात कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई फैसिलिटेशन की जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो ऑडियो लीक की गई है वो तो एक प्लांटेड ऑडियो इससे महसूस ही, तो एक आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि जी कोई बंदा किसी का नाम ले रहा है, यानी आप मेरे नाम से कॉल किसी को कर दें कि जी कुरैशी साहब ने कहा है कि इसको ऐसा कर दें, तो कुरैशी साहब ने आपको कहा है नहीं कहा, तो तरदीद मैं कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता ये ब्लंडर हुआ है जिसने भी किया? ये जिसने भी किया है उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, बिकॉज दे विल हैव टू जस्टिफाई एट सम पॉइंट इन टाइम। और दूसरी बात ये देखें सर कि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप किसी की भी आवाज़ को किसी भी तरीके से ऑडियो वीडियो सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात हम पूरी कन्विक्शन के साथ कहते हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीटीआई कि खान साहब विल नेवर एवर टॉक टू एनीबडी फॉर दी ओके जी हमें आप फैसिलिटेट करें किसी तरीके से, बिकॉज वी नो वी हैव द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ अवाम विद अस।
और जिस तरह से हमारी अवाम है, हम तो हर चीज़ अवाम को ऑन बोर्ड करके करते हैं। और खान साहब ने हमेशा ये कहा कि हम जो भी चलेंगे, जिस तरह भी चलेंगे, अवाम की ताकत के साथ चलेंगे और अवाम को हमेशा ऑन बोर्ड करके चलेंगे। इसलिए इट इज़ ऑल, और ये चूँकि प्रोपेगेंडा, आपको पता है कि PMLN दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दी प्रोपेगेंडा कैंपेन। इनकी मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये कैंपेन्स होती हैं, या ये दे आर वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग ब्राइब्स टू दी पीपल, ताकि लोगों की हमदर्दियाँ ये अपनी तरफ करें। और अभी भी ये इस गवर्नमेंट में भी आपने देखा कि किसको क्या क्या दे रहे हैं ये सब लोगों को, और ये इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान का ज़ोर कम हो। लेकिन इमरान खान का ज़ोर इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ोर कम होने से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम अगली दफ़ा जब भी खान साहब कॉल देंगे आज़ादी मार्च की, विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़ वी विल इंशाअल्लाह ताला उससे ज़्यादा ताकत के साथ, उससे ज़्यादा जोश वलवले के साथ, उससे ज़्यादा तादाद के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड सईद अनवर साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और इमरान खान के बड़े देरीना साथी हैं। हर जलसा तहरीक में आप साथ रहते हैं और बड़ी जो पेशावर से 25 मई को जो काफिला रवाना हुआ उसको इमरान खान साहब लीड कर रहे थे और आप उस टीम का मेन हिस्सा थे जिन्होंने डी चौक पर भी उस आंसू गैस शेलिंग जो कि हुकूमत की जानिब से की गई उसका सामना किया और अपने कारकुनान को मुत्तहिद रखा। आपने अपने तजर्बे में जाहिर सी बात ही अपने पार्टी के जो अरकान हैं, जो चेयरमैन को दिफा करते हुए यही कहा है कि ना किसी सूरत में NRO मांगा है और ना मांगेंगे। हुकूमत के खिलाफ हर मुमकिन जिस तरह की भी अगर पॉलिसीज अपनानी पड़ी अपनाई जाएंगी। 6 दिन की बात जो इमरान खान साहब ने की है, अब ये फैसला खान साहब के ऊपर है कि खान साहब 6 दिन में आते हैं, 8 दिन में आते हैं, लेकिन फैसले किए जा चुके हैं। डील और डील से मुतल्लिक भी जो क़यासराइयाँ जारी थी उसकी भी तरदीद कर्नल साहब ने कर दी हुई है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है और ना ही उस ऑडियो में कोई सदाकत है जो कि ऑडियो जारी की गई है। इसराइल के हवाले से आपने यकीनी तौर पर यही कहा है कि हुकूमत ने एक गलत इकदाम उठाया और हुकूमत को उसका जवाब देना पड़ेगा और ऐसे लोग जिन्होंने हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया है इन्हें जवाब देना पड़ेगा। महंगाई का बोलबाला है, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और डबल डिजिट में आ चुकी है, पेट्रोलियम मसद की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक नुकसान जो इमरान खान साहब की जो पार्टी है जिसे इस वक्त अपोजिशन में होना चाहिए था वो यकीनी तौर पर अब सड़कों पर है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिल पा रहा है और तमाम इल्ज़ामात साबका हुकूमत पर ही आ रहे हैं। गोया कि कर्नल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने जो मुआहिदे किए थे बावजूद इसके हमने आवाम को सब्सिडी दी, रिलीफ दी, लेकिन मौजूदा हुकूमत उसी एग्रीमेंट को अपनी मंशा और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़राब कर रही है। अब देखना यह है कि आवाम को क्या मिलेगा। जून का महीना शुरू होने लगा है, बजट की आमद है। ये बजट भी कहीं सिर्फ कागज़ों तक महदूद तो नहीं होगा, अदद व शुमार तो महदूद नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।